अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी कि न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल किस तरह से बनता है और इसका क्या ताल्लुक है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस से, यानी कि मिकदार में जो तब्दीलियाँ आती हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस उनसे, जो कुछ बहुत ही अहम आइंस में होते हैं और जो शामिल होते हैं न्यूरॉन फंक्शन में। क्योंकि न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल में इन तसव्वुरात यानी कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारी मदद करेगा दूसरे न्यूरॉन मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब्दीलियाँ या डिफरेंसेस समझने में, जैसे कि ग्रेडेड पोटेंशियल्स और एक्शन पोटेंशियल्स। तो यहाँ मैं एक न्यूरॉन बना लेती हूँ, तकरीबन मैंने बनाया हुआ ही है। तो ये है एक न्यूरॉन, इसको थोड़ा करीब से और बड़ा करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो ये लाल रंग में हमारे पास है सोमा, एक्सॉन है हरे रंग में और एक डेंड्राइट है नीले रंग में। और मैंने डेंड्राइट और एक्सॉन को इसलिए बड़ा बनाया है ताकि मेरे पास ड्रॉ करने की और जगह हो। तो ये फ़ायदेमंद है अगर आप गौर करें न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल की फॉर्मेशन पर, कुछ इमेजनरी चीज़ों पर, यानी ख़याली इक़दामात इनको कह लें। हम बहुत सारी चीज़ें आगे भी चल के फ़र्ज़ करेंगे और कंसिडर करेंगे और उनको इमेजिन करेंगे ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। लेकिन असल में ये सब एक साथ ही होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले गौर करते हैं एक न्यूरॉन पे जिसके पास कोई रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा पॉजिटिव है या अंदर ज़्यादा नेगेटिव है, नहीं। और हम गौर करेंगे कि ये सारे अहम आयंस, इन सब की एक जैसी ही कॉन्सेंट्रेशन है न्यूरॉन के अंदर और बाहर, ताकि यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स नहीं हों ऑर्गेनिक आयंस के लिए, या पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या क्लोराइड के लिए। अब न्यूरॉन जो है ये बना रहा होगा ऑर्गेनिक एनाइंस और इनको डाल रहा होगा साइटोप्लाज्म में। और जैसे जैसे ऑर्गेनिक एनाइंस बनते हैं, जिनमें से ज़्यादातर होते हैं प्रोटीन्स जिनका एक नेट नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इजाफी नेगेटिव चार्जेस भी शामिल किए जा रहे हैं मेम्ब्रेन के अंदर और इनकी वजह से बनेगा एक छोटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा इन इजाफी आयन चार्जेस की वजह से, लेकिन ये होगा छोटा सा, तकरीबन कोई 5 मिली वोल्ट्स, -5 मिली वोल्ट्स के बराबर। मुझे असल में नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कितना होगा, लेकिन ये होगा ज़रा छोटा सा मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ये न्यूरॉन के काम करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन एक छोटे मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ भी एक इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी जो ऑर्गेनिक एनाइंस पर असर डालेगी, क्योंकि ये अब ज़्यादा मुतवज्जह होंगे मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद पॉजिटिवली चार्ज आयंस के। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, यानी एक तरह से एक ताकत होगी जो कोशिश कर रही होगी ऑर्गेनिक एनाइंस को न्यूरॉन के बाहर ले जाने की। लेकिन ये यहाँ से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि पता ये चलता है कि मेम्ब्रेन जो है वो हाईली इम्परमिएबल है ऑर्गेनिक एनाइंस के लिए, यानी कि ये गुजरने की इजाज़त नहीं देगी, हाईली इम्परमिएबल है। परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो चीज़ों को गुजरने देती है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो गुजरने की इजाज़त ना दे। और यही बात सच होगी इस डिफ्यूजन फोर्स के लिए भी, जो बनती है ऑर्गेनिक एनाइंस के हायर या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ मुराद है मिकदार, जो न्यूरॉन्स के अंदर होती है बनिस्बत बाहर के। हालांकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्सेस कोशिश कर रही हैं कि ऑर्गेनिक एनाइंस यहाँ से निकल जाएं, लेकिन ये न्यूरॉन मेम्ब्रेन के पार नहीं जा पा रहे। तो ये एक तरह से फंस चुके हैं न्यूरॉन के अंदर। तो ऑर्गेनिक एनाइंस की कॉन्सेंट्रेशंस में कोई तब्दीलियां नहीं आएंगी और कोई मज़ीद तब्दीलियां मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी नहीं आएंगी इस इमेजनरी स्टेप में, या कह लेंगे ख़याली कदम में या मरहले में। लेकिन दूसरा आइंस के लिए ये बात सही साबित नहीं होगी, क्योंकि न्यूरॉन मेम्ब्रेन में मौजूद हैं चैनल्स जिनको कहते हैं लीक चैनल्स या लीकेज चैनल्स, और ये चैनल्स इजाज़त देते हैं इन आइंस को मेम्ब्रेन के पार जाने की। अगरचे ये आइंस कितनी आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं इन लीक चैनल्स तक, ये बहुत मुख्तलिफ है मुख्तलिफ आइंस के लिए। और ये लीक चैनल्स हर वक्त खुले हुए होते हैं, इनका कोई गेट नहीं होता, और इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये किसी स्टिमुलस की वजह से खुल बंद हो रहे होते हैं। अब अगला जो हमारा इमेजिनरी स्टेप है या ख़याली कदम है, इस पर हम गौर करते हैं कि क्या होता है जब हम सोडियम पोटेशियम पंप को शामिल करते हैं न्यूरॉन मेम्ब्रेन में। तो ये होगा हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, ये होगा एक एक्टिव आयन ट्रांसपोर्टर,
ये एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल की तवानाई इस्तेमाल करेगा। इसको मैं एटीपी लिख देती हूँ और इसे हम सब जानते हैं कि एटीपी कहते हैं और ये बहुत मशहूर मॉलिक्यूल है। तो ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा 3 सोडियम आयंस न्यूरॉन के बाहर और इसके बदले में 2 पोटेशियम आयंस जो ट्रांसपोर्ट होंगे न्यूरॉन के अंदर। अब ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस को न्यूरॉन के बाहर निकाल कर बनिस्बत अंदर लाने के, इसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा। ये बनाएगा इसको ज़्यादा नेगेटिव न्यूरॉन मेम्ब्रेन के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि ये तब्दीली कितनी होगी, लेकिन ये होगी एक छोटी सी तब्दीली। कह लें मिसाल के तौर पर ये होगी 10 मिली वोल्ट्स माइनस 10 मिली वोल्ट्स। तो अब हमारे पास है एक बड़ी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, लेकिन ये अभी भी खासी छोटी होगी न्यूरॉन के सही तौर पर काम करने के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी तब्दीली जो होगी वो होगी न्यूरॉन के अंदर एक बड़ी तब्दीली पोटेशियम और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशंस में। पोटेशियम को न्यूरॉन के अंदर पंप करके हमें मिलेगी बड़ी कॉन्सेंट्रेशन इस पोटेशियम के न्यूरॉन के अंदर बनिस्बत न्यूरॉन के बाहर, और सोडियम को न्यूरॉन के बाहर पंप करके अब हमारे पास होगी काफ़ी छोटी कॉन्सेंट्रेशन सोडियम की न्यूरॉन के अंदर बनिस्बत बाहर के। अब आप शायद सोच रहे हों कि पोटेशियम और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशंस में क्यों तब्दीली आई है न्यूरॉन के अंदर, लेकिन बाहर कोई तब्दीली नहीं आई। और इसकी जो वजह है वो ये कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है, ये सारा फ्लूइड जो न्यूरॉन के बाहर है, ये बहुत बहुत ज़्यादा है, और जो मुकम्मल तादाद है आयंस की न्यूरॉन के बाहर इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, ये भी बहुत ज़्यादा है। और अगर इसका मवाजना करें साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम से जो न्यूरॉन के अंदर है और जो कुल तादाद है आयंस की न्यूरॉन के अंदर, ये बहुत कम है। तो ऐसी कोई भी मूवमेंट्स यानी ऐसी कोई भी हरकत जो होगी आयंस की, जो इन्हें न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के आर पार ले जाएं, ये सिर्फ इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को तब्दील करेगा जो न्यूरॉन के अंदर होंगे। और कोई भी तब्दीली अगर आएगी आयंस में इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ। ये इतना छोटा होगा कि इस पर गौर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इधर पोटेशियम आयंस पे मुखालिफ फोर्सेस होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो कोशिश करेंगी इन कैटायंस को सेल के अंदर लाने की जहाँ ज़्यादा नेगेटिव होगा, लेकिन जो डिफ्यूजन फोर्स होगी वो कोशिश कर रही होगी पोटेशियम को सेल से बाहर निकालने की, हायर या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लोअर या कम कॉन्सेंट्रेशन में। तो जो आम न्यूरॉन आयन कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं इस इमेजिनरी स्टेप में, डिफ्यूजन फोर्स जो होगी वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से काफ़ी बड़ी होगी। तो हालांकि ऐसी फोर्सेस हैं जो मुखालिफ सिमतों में जा रही हैं पोटेशियम पर असर डालते हुए, तो जो नेट इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स होगी वो होगी बड़ी डिफ्यूजन फोर्स माइनस छोटी इलेक्ट्रिकल फोर्स, और इसकी वजह से होगी नेट मूवमेंट इन पोटेशियम आयंस की न्यूरॉन के बाहर इन लीक चैनल्स के ज़रिए। जैसे ही पोटेशियम आयंस निकलते हैं न्यूरॉन से और अपने साथ अपने पॉजिटिव चार्जेस भी ले जा रहे हैं न्यूरॉन से बाहर, तो ये बना देगा ये न्यूरॉन का अंदरूनी हिस्सा ज़्यादा नेगेटिव। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बड़े से बड़ा होता चला जाएगा हर एक पोटेशियम आयन के निकलने पर, और ऐसा होता रहेगा जब तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना बड़ा नहीं हो जाता कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है जो पोटेशियम आयंस को न्यूरॉन के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, इसका साइज जब तक बिल्कुल वैसा ही नहीं हो जाता। लेकिन मुखालिफ सिमत में जितना डिफ्यूजन फोर्स का है, जो पोटेशियम आयंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जब ये फोर्सेस हो जाती हैं एक ही साइज़ की और जा रही हैं मुखालिफ सिमतों में, तो कोई नेट मूवमेंट नहीं होती पोटेशियम आयंस की न्यूरॉन के अंदर या बाहर जाने की। एक आध पोटेशियम आयन अंदर से बाहर और बाहर से अंदर तो आ जाएगा। आम न्यूरॉन आयन कॉन्सेंट्रेशंस में पोटेशियम के लिए शायद तकरीबन 70 मिली वोल्ट्स पर वाक़ हो, -70 मिली वोल्ट्स, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा है एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए और न्यूरॉन के ठीक से काम करने के लिए। एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जहाँ पे एक आयन ने बैलेंस कर दिया है इलेक्ट्रिकल और डिफ्यूजन फोर्सेस को, ताकि इस आयन की कोई नेट मूवमेंट ना हो मेम्ब्रेन के आर पार, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। इसको रिवर्सल पोटेंशियल भी कहा जाता है। अब इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा पोटेशियम आयंस को न्यूरॉन से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पोटेशियम आयंस के 1% का भी 1% से कम है जो न्यूरॉन के अंदर पाए जाते हैं, जिनको निकलना पड़ता है ताकि पोटेशियम अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो पोटेशियम के इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन पर जो असर पड़ता है वो ना होने के बराबर है।
इस अमल में हालांकि वक्त काफ़ी लग जाता है क्योंकि ज़्यादातर मेम्ब्रेन तो इम्पर्मिएबल होती है पोटेशियम के लिए और वो सिर्फ इन लीक चैनल्स के ज़रिए बाहर निकल सकते हैं। अब सोडियम आयंस के लिए दोनों इलेक्ट्रिकल फोर्स और डिफ्यूजन फोर्स ज़ोर से कोशिश कर रहे हैं सोडियम को न्यूरॉन के अंदर लाने की, क्योंकि ये कैटाइन है। तो ये मुतवज्जे होता है न्यूरॉन मेम्ब्रेन के अंदर वाली नेगेटिव साइड की तरफ और इसकी कॉन्सेंट्रेशन न्यूरॉन के बाहर कई ज़्यादा है बनिस्बत अंदर के। अगर हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती जो सिर्फ सोडियम के लिए परमिएबल होती, ये कैटाइंस आराम से बहते न्यूरॉन के अंदर इस वक्त तक जब तक बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस न्यूरॉन के अंदर आ चुके होते कि अब न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव साइड भी नहीं होती, ये बन जाता पॉजिटिव। और ये वो वक्त होता जब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स स्विच कर जाती और न्यूरॉन के अंदर काफ़ी पॉजिटिव होना पड़ता ताकि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इतनी बड़ी हो जाए कि ये बैलेंस कर सके डिफ्यूजन फोर्स को और पहुंच सके सोडियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक, जो आम न्यूरॉन आयन कॉन्सेंट्रेशंस में होता है तकरीबन +50 मिलीवोल्ट्स के। अब बिना इनपुट के जब न्यूरॉन मेम्ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है तो मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है सोडियम के लिए ये काफ़ी कम हो जाती है बनिस्बत पोटेशियम के। और हकीकत में रेस्टिंग न्यूरॉन मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी सोडियम के लिए होती है कुछ 4% पोटेशियम के मुकाबले में, तो ये खासी कम है। लेकिन चूंकि कुछ सोडियम चला जाता है अंदर न्यूरॉन के इन लीक चैनल्स के ज़रिए और अपने साथ लाता है पॉजिटिव चार्जेस न्यूरॉन के अंदर, ये थोड़ा सा असर डालेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। तो बजाय इसके कि ये पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पर हो जो कि होता है तकरीबन -70 मिलीवोल्ट्स, इस इमेजनरी स्टेप पर यह होगा तकरीबन -60 मिलीवोल्ट्स और ये बड़ा ही आम न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल है। जब मेम्ब्रेन होती है परमिएबल बहुत सारे आयंस के लिए जिनकी इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, तो जो नतीजे में मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलता है वो होता है वेटेड एवरेज इन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल्स का, जो इन आयंस की परमिएबिलिटी की वेटेज से आती है। जब रेस्ट कर रहा होता है न्यूरॉन मेम्ब्रेन काफ़ी परमिएबल होती है पोटेशियम आयंस के लिए बनिस्बत सोडियम आयंस के, तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो काफ़ी करीब होता है पोटेशियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के बनिस्बत सोडियम के। अब चूंकि कॉन्सेंट्रेशंस और परमिएबिलिटीज़ जो होती हैं आयंस की वो काफ़ी मुस्तहकम होती हैं रेस्टिंग न्यूरॉन्स में, इस वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल भी अमूमन मुस्तहकम होता है। अब ना तो पोटेशियम ना ही सोडियम अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पर होता है, तो इन दोनों आयंस की थोड़ी सी नेट मूवमेंट ज़रूर होगी मेम्ब्रेन के आर पार। थोड़ा सा पोटेशियम बाहर जाएगा मेम्ब्रेन के और थोड़ा सा सोडियम अंदर आएगा मेम्ब्रेन के और इसको टक्कर देगी इस सोडियम पोटेशियम पंप की सरगर्मी, जो कि ना सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स बनाता है पर इनको बरकरार भी रखता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन की अमूमन इंटरमीडिएट परमिएबिलिटी होती है क्लोराइड आयंस के लिए, याद रहे, तकरीबन 45% पोटेशियम आयंस के मुकाबले में। पोटेशियम और सोडियम जिनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स बहुत अहम किरदार निभाते हैं ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाने में, इसके बरअक्स क्लोराइड के लिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत अहम किरदार निभाता है इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को डिटर्मिन करने के लिए। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्लोराइड को ले जाती है न्यूरॉन के बाहर जब तक इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इतना बड़ा नहीं हो जाता कि इसको बैलेंस कर दे या इसको तवाज़ुन में ले आए। तो आमतौर पर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होती है क्लोराइड आयंस की न्यूरॉन के अंदर बनिस्बत बाहर के, और इसी वजह से क्लोराइड का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अमूमन बिल्कुल बराबर या करीब होता है न्यूरॉन के आम रेस्टिंग पोटेंशियल के, जो कि होता है -60 मिलीवोल्ट्स। ज़्यादातर न्यूरॉन्स के पास दूसरे एक्टिव तरीके होते हैं क्लोराइड की इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के, और इनमें से सबसे अहम है क्लोराइड पोटेशियम सिम्पोर्टर, और ये ले जाता है क्लोराइड को न्यूरॉन के बाहर इस डिफ्यूजन फोर्स को इस्तेमाल करके जो पोटेशियम आयंस पर असर डाल रही होती है। तो ये इजाज़त देता है पोटेशियम को न्यूरॉन के बाहर जाने की जिस तरीके से भी वो चाहे, और फिर ये वो तवानाई को इस्तेमाल करता है मज़ीद क्लोराइड आयंस को न्यूरॉन से बाहर निकलने में, जो मज़ीद कम कर देता है क्लोराइड की इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन, और इस वजह से क्लोराइड की इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अमूमन नहीं होती -60 मिलीवोल्ट्स की रेस्टिंग पोटेंशियल पर, इसके बजाय ये होती है -70 मिलीवोल्ट्स पर, जो वजह बनती है कुछ क्लोराइड के अंदर आने की, जिसकी वजह से छोटी सी तब्दीली आती है रेस्टिंग पोटेंशियल में।
ये हो जाती है ज़्यादा नेगेटिव। अगरचे ये तब्दीली ख़ास मायने नहीं रखती, ज़्यादातर न्यूरॉन्स के पास और भी कई एक्टिव तरीके हैं कैल्शियम की इंट्रासेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के, ताकि न्यूरॉन के अंदर एक छोटी सी कॉन्सेंट्रेशन है कैल्शियम आयन की न्यूरॉन के अंदर बनिस्बत बाहर के। और इनमें से सबसे अहम तरीका है ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये यहाँ पर, और ये निकालता है कैल्शियम को बाहर न्यूरॉन के इस तवानाई को इस्तेमाल करके जो कि आती हैं इन इलेक्ट्रिकल और डिफ्यूजन फोर्सेस से जो सोडियम पर असर डाल रही होती हैं। तो जो कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर है वो इजाज़त देता है सोडियम को न्यूरॉन में दाखिल होने की, और इसके बदले में कैल्शियम बाहर निकालता है न्यूरॉन के, कैल्शियम बाहर निकलता है न्यूरॉन के, और इसकी वजह से बनते हैं ताकतवर इलेक्ट्रिकल और डिफ्यूजन फोर्सेस जो कैल्शियम को न्यूरॉन के अंदर लाने की कोशिश करती हैं। और ये फोर्सेस इतनी बड़ी होती हैं कि कैल्शियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक मेम्ब्रेन का अंदर पॉजिटिव 120 मिलीवोल्ट्स तक ना पहुंच जाए, यानी कि प्लस 120 मिलीवोल्ट्स, ताकि ये स्विच कर सके इलेक्ट्रिकल फोर्स को, ताकि बैलेंस हो सके डिफ्यूजन फोर्स के साथ जो कैल्शियम को न्यूरॉन के अंदर लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पता ये चलता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी जो है कैल्शियम के लिए काफ़ी छोटी होती है ये, तो इसको बहुत कम असर होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स हैं क्लोराइड और कैल्शियम आइंस के, इनका बहुत छोटा असर पड़ता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ज़्यादातर न्यूरॉन्स के। ये न्यूरॉन्स के दूसरे कामों में बहुत अहम किरदार निभाते हैं, जिनके बारे में हम दूसरी वीडियोज़ में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।